नमस्कार, मैं परमेश कुमार, प्रवक्ता भौतिकी विज्ञान, रायका गल्याखेत, ब्लॉक प्रतापनगर, जनपद टिहरी। हमारे ब्लॉक के मुखिया बीओ मैम एवं एसटीएम मैम प्रतापनगर के द्वारा परीक्षा जीतो अभियान 2024 का आगाज़ किया गया है, जिसमें कि उन सभी बच्चों के लिए जो अभी तक पूर्ण रूप से परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए हैं या वो इस कंडीशन में नहीं है कि वह परिषदीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। इसके लिए मेरे द्वारा भौतिक विज्ञान में परिषदीय परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है एवं उनका सूक्ष्म शब्दों में सॉल्यूशन भी तैयार किया है। तो देखते हैं उनका आगे सॉल्यूशन। इसमें पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। यह प्रश्न 2019 एवं 2023 में आया था। इसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि दो स्थिर आवेश है, उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा तो वह उनके आवेशों के गुणनफल यानी कि दो आवेश है Q1 और Q2, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसा कि हमने फॉर्मूले में लिखा भी है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और अनुक्रमानुपाती निशान को हटाने के लिए हमने लिया है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, जो 2018 में पूछा गया था। इसके अनुसार वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप है और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फाई ई बराबर एरियल इंटीग्रल E डॉट dA। इसके पश्चात है गाउस की प्रमेय। यह प्रश्न परिषदीय परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं गाउस का प्रमेय लिखिए। तो इस गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब इसको प्रूव भी करना है। तो माना P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E है जो OP के अनुदिश है, यानी कि चित्र के अनुसार इसकी डायरेक्शन O से P की ओर होगी। क्षेत्रफल एलिमेंट DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो D फाई E बराबर E डॉट DA, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा EDA cos थीटा। अब हमारे पास E की वैल्यू नॉन है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो D फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर DA cos थीटा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि D फाई E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। समीकरण 1 कर लिया इसको। अब इसमें लिखा हमने इफ DA cos थीटा बटे R स्क्वायर इक्वल टू D ओमेगा, तो ये हो जाएगा D फाई E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D ओमेगा, और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा आ जाएगा फाई E बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, और लिख देंगे हम यही गाउस का प्रमेय है। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुवी की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह भी प्रश्न 2022, 2014 और 2010 में आया है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें लिखा है हमने, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके एक सिरे पर +Q आवेश तथा बी सिरे पर -Q आवेश है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
r दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि चित्र के अनुसार दिखाया भी गया है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है और इसके प्लस Q आवेश से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r-a और माइनस Q आवेश से चित्र के अनुसार इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r+a। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लिख ली हमने। E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r-a का स्क्वायर और माइनस Q आवेश के कारण हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 Q/r+a स्क्वायर। अब बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2। अब इसको हम दोनों को लिख लेंगे तो सॉल्व करके हमारा आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। अब है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप स्वयं भी कर लेना। इसका लास्ट में फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। इन वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों प्रश्नों में से या दोनों टॉपिक में से कोई एक प्रश्न आने की पूर्ण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के दो गुण। तो इसका दो गुण है। नंबर 1 है आवेश मुक्त क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी सतत वक्र होती है जो कहीं नहीं टूटती, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कहीं भी नहीं टूटती है। कोई भी दो बल रेखाएं आपस में कहीं नहीं काटती है क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं। हालांकि ये हो सकता है कि कहीं वैद्युत बल रेखाएं पास पास होगी और कहीं दूर दूर। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होगी वहाँ वैद्युत बल परबल होगा और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी क्रम में संधारित्र संयोजन। तो इसमें हमने चित्र के अनुसार संधारित्र दिखाया है जो कि C1, C2 और C3 है। इसमें हमने लिखा है माना 3 संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर B1, B2 तथा B3 है। तो B1 बराबर Q/C2 B1 बराबर, इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। चित्र के अनुसार माना 3 संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः B1, B2 तथा B3 है। तब B1 बराबर हो जाएगा Q/C1 और B2 बराबर हो जाएगा Q/C2 और B3 बराबर हो जाएगा Q/C3। अब A और B के बीच कुल विभवांतर निकालना है तो इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 इसके मान रख देंगे। और अब लिखेंगे यदि इन संधारित्र की धारिता C हो, यानी कि कुल कैपेसिटेंस C हो, तो B बराबर Q/C। अब B की जगह Q/C रख लेंगे तो इसके आगे लिखा में Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। अगर इसी प्रकार संधारित्र का संयोजन का समांतर क्रम संयोजन आ गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता एवं संचित ऊर्जा का सूत्र। तो इसका सूत्र है U इक्वल टू 1/2CV² इक्वल टू 1/2Q²/C इक्वल टू 1/2QB। यह फॉर्मूला आंकिक प्रश्न की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने किसी वैद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम दिए। तो इसमें प्रथम नियम है
संधि का नियम। इसके अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन आई इक्वल टू 0। दूसरा है बोल्ट्जता का नियम। बोल्ट्जता के नियम के अनुसार ये है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, यानी कि जो धारा होगी और उसके प्रतिरोधों के गुणनफलों का योगफल उसमें समस्त विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होगा। अब एक नंबर है, कई बार आ जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, तो यह प्रथम नियम आधारित है आवेश संरक्षण पर और किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इसमें है कि किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। यहाँ हमने चित्र के द्वारा दर्शा रखा है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें लिखा है कि चित्रानुसार सेतु के संतुलन अवस्था में बंद पाश ABDA के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर इसमें हम देखेंगे जो धारा क्लॉकवाइज चल रही होगी वो प्लस और जो एंटी क्लॉकवाइज वो माइनस, इसलिए इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर होगा I1P प्लस, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में तो गैल्वेनोमीटर का जो पाठ्यांक होगा शून्य होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I1P प्लस 0G माइनस I2R बराबर 0। ये हो जाएगा आगे करके I1P बराबर I2R, इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। तो इसी प्रकार बंद पाश BCDV के लिए भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1Q माइनस I2S प्लस 0G। 0G इसलिए हो गया क्योंकि व्हीटस्टोन संतुलन की अवस्था में है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रभावित नहीं होगी, तो ये हो जाएगा I1Q बराबर I2S। इसमें भाग देने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा P/Q बराबर R/S, जो कि हमने ऊपर स्टेटमेंट में दिया था, और इसके लिख देंगे हम, यही सेतु के संतुलन की शर्त है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बायो-सेवर्ट का नियम। यह भी परिषदीय परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी शॉर्ट में लिख लीजिए कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक AB के एक अल्पांश-dl के कारण निर्वात या वायु में किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान dV वो निम्न सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है। तो हो जाएगा dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। अब इसको सदिश रूप में भी लिखें तो dV वेक्टर बराबर म्यू अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बटे R क्यूब। अब संपूर्ण चालक के लिए निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जैसा कि हमने फॉर्मूले में लिखा भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर का धारामापी में रूपांतरण, और नीचे वाला है गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ये 1 या 2 नंबर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर का धारामापी में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध लगा देते हैं। अगर आपको कोई डेफिनेशन भी याद नहीं रह जाती उसको चित्र के अनुसार आप बना के दिखा सकते हैं। दूसरा है गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो अगर हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना है तो इसके श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। दूसरा है किसी कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न आता है। इसमें आपको
लिखना है कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कुंडली के अभिविन्यास पर निर्भर करता। इसके पश्चात है लेंज का नियम। तो लेंज के नियम के अनुसार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये 2 नंबर में आ सकता है लेंज का नियम, इसलिए इसे भी याद कर लीजिए। अब है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो असंख्य परमाणु से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिक्रमण और दूसरी होती है चक्रण। इन दोनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, परंतु जो परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का जो अधिकांश भाग होता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है। जैसा कि हमने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है, हमने नाभिक दिखा दिया है और इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर घूमते दिखाए गए हैं। यहाँ पे एक जगह हमने चक्रण दिखा दिया और दूसरी जगह हमने परिक्रमण दिखा दिया। अब परमाणु मॉडल के आधार पर ही हम प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे। तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों के परमाणु अथवा अणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से होगी। युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार के प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं का नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। दूसरा है अनुचुंबकत्व की व्याख्या। जिनके परमाणुओं अथवा अणुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनका चक्रण केवल एक ही दिशा में होता है, अतः इनके परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और वह एक सूक्ष्म दंड चुंबक की भांति व्यवहार कहते हैं और इसे परमाणुीय चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट है लोह चुंबकत्व की व्याख्या। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती है जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं और इन्हें हम डोमेन कहते हैं। और प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें है जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसके बाद फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिए। और प्रथम नियम है जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है और इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। और हमने इसको फॉर्मूले में लिख लिया है कि E = -d∅/dt। दूसरा नियम दिया है कि द्वितीय नियम है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसे वह स्वयं उत्पन्न होती है और इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। यह भी परिषदीय परीक्षा के से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आज चित्र के द्वारा भी पूरा इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो जब 2 कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है अथवा उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जैसे हमने दिखा भी रखी है, एक कुंडली बना दी जिसमें हमने रियोस्टेट, बैटरी और कुंजी लगा रखी है
और दूसरे बगल में एक दूसरी कुंडली है जिसमें सिर्फ धारा मापी लगा रखी है। पहली कंडीशन है कि जब हम कुंजी को दबाते हैं तो इसमें वैद्युत धारा बहती है और दूसरी कुंडली में इसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। दूसरी कंडीशन है कि कुंजी को छोड़ देते हैं तो पहली वाली जो कुंडली है उसमें कोई धारा नहीं बहती है और जो दूसरी कुंडली है उसमें इसकी विपरीत दिशा में धारा बहती है, यानी कि धारा के बंद होने का विरोध करती है। तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या n/2 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, यानी कि n/2 अनुक्रमानुपाती I1, और इसको लिख देंगे और n2/2 बराबर mi1, जहाँ m एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तांबे के वैद्युतरोधी परत चढ़े हुए तारों की दो अलग अलग कुंडलियां एक ही लो पटलित क्रोट पर लिपटी होती है। प्राथमिक कुंडली को वैद्युत मैन से जोड़ने पर उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है और क्रोट में एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और दोनों कुंडलियों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और यदि इसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅/dt हो तो प्राथमिक कुंडली का विभवांतर हो जाएगा Bp बराबर -Np d∅/dt और द्वितीय का Bs बराबर -NS d∅/dt। इसको हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो Bp/Bs = Np/Ns। यह इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इसके आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान बराबर होता है धारा का शिखर मान बटे √2। यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध है, या प्रश्न आता है न्यूमेरिकल कि धारा का शिखर मान इतना है और उसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस फॉर्मूले के याद करके न्यूमेरिकल प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के औसत शक्ति व्यय का सूत्र। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्ति व्यय का सूत्र है P बार = Vrms × Irms × cos φ। नेक्स्ट टॉपिक है वाट इन धारा। एक नंबर में आ जाता है कि वाट इन धारा किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति क्षय न हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यानी कि जब किसी परिपथ में शक्ति का कोई व्यय नहीं हो तो उस परिपथ में जो भी धारा प्रवाहित होती है उसे वाटहीन धारा कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि चौक कुंडली में प्रवाहित धारा। नेक्स्ट इसके नीचे हमने लास्ट में लिखा है वैद्युत चुंबकीय तरंग का चित्र बना दीजिए। तो इसमें वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप चित्र को देख के इसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं तो बहुत सारी है, मैंने 3 ही लिखी है ताकि आपको याद भी हो जाए। तो पहली विशेषता ये है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है निर्वात में भी चल सकती है। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जब ये निर्वात में चलती है तो इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी कि इसमें वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि हमने पीछे चित्र में भी दिखाया था। अब नेक्स्ट एक्स किरणों के 2 गुण व उपयोग लिखिए। तो जो एक्स किरणें होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य अत्यंत कम होती है। और नेक्स्ट है कि इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और इनका जो उपयोग है वो चिकित्सा जगत में होता है, यानी कि एक्सरे करने में। जो एक्सरे करते हैं हम, कभी शरीर की हड्डी इत्यादि टूट जाती है तो उसकी जांच करने में कि हड्डी कहाँ से टूटी है, कैसी टूटी है, तो इसमें एक्सरे की जाती है। इसमें इसके लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है क्रिस्टल की यांत्रिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है 1/f बराबर
1/f1 प्लस 1/f2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण में हम एक चीज़ समझ लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम सघन माध्यम से जो कोई प्रकाश किरण जा रही हो, जब उसका आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो उसका अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 अंश हो जाएगा। जब अपवर्तन कोण 90 अंश होगा, जो आपतन कोण होगा वह उस कंडीशन में क्रांतिक कोण कहलाएगा। अगर उस कोण का मान और अधिक बढ़ा दे, क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा दे, तो उससे बात क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें अपवर्तित न होके पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे भी आप देख लीजिए। अब है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये अपवर्तन का सूत्र है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो इसके लिए आवश्यक शर्तें हमने 4 पॉइंट लिखे हैं इसमें। तो पहला पॉइंट है दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए और दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ बराबर होने चाहिए और दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पतले होने चाहिए। अब नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल एवं बोहर के परमाणु मॉडल में अंतर। तो इसमें नंबर 1 है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूम सकते हैं, जबकि बोहर ने यह बताया कि परमाणु केवल उन्हीं कक्षाओं में जबकि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। रदरफोर्ड के अनुसार इन तरंगों का रेखीय स्पेक्ट्रम सतत होता है और जबकि बोहर के अनुसार रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हाइगेंस के तरंग संचरण का नियम। इसके अनुसार जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती है तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और जिन्हें कि हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवालोप पृष्ठ खींचे तो यह एनवालोप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है। अब इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति। यानी कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं और इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। किसी गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती है और जो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है उन्हें दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 1 नंबर में आ सकता है। इसको लिखे E = 1/2 mb मैक्सिमम स्क्वायर = h - ν0। यहाँ ν0 हो जाएंगे देहली आवृत्ति, न्यू है आपतित प्रकाश की आवृत्ति और h है यहाँ पे प्लांक नियतांक। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो क्या होता है, उसके पश्चात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और इसी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके संबंध में नियम भी है। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर
बढ़ती है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन, यानी कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यह नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और उसके टूटने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें हमने यूरेनियम का विखंडन भी दिखाया गया है। और नेक्स्ट है 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होगी, तो इसमें आपको लिखना है 9 गुणा 10⁻13 जूल। नेक्स्ट है नाभिक की बंधन ऊर्जा, यानी कि किसी नाभिक की न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों में अलग अलग करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर। तो इसमें हमने लिखा है चालक, पहले लिखा है हमने चालक को, तो चालक वे पदार्थ जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक रूप से भरे रहते हैं तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर ओवरलैप होते हैं या इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो बहुत ही नगण्य होता है, जैसे कि हमने चित्र में दिखाया भी है। जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है ये एक दूसरे से ओवरलैप है। दूसरा है अचालक, तो वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं तथा चालन बैंड रिक्त होते हैं और इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से नहीं आ पाते हैं और ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा है नेक्स्ट है अर्धचालक, इसमें है इनके चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है और इनमें क्या होता है कि परम शून्य ताप पर ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे जैसे इनका ताप बढ़ता है इनकी चालकता बढ़ते जाती है। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर एवं एन टाइप। इसमें है कि पहले हम ये समझ लेते कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। तो सेमीकंडक्टर वही पदार्थ है जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के मध्य होती है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं परम शून्य ताप पर अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे जैसे इसका ताप बढ़ता है तो इसकी चालकता बढ़ती है। परंतु जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है और उसकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें हम कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। अशुद्धियाँ भी हम उसमें 2 प्रकार की मिलाएंगे। एक तो ऐसी अशुद्धि मिलाएंगे जिसकी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 हो, यानी कि पंच संयोजी अशुद्धियाँ और तिर संयोजी अशुद्धियाँ। अगर हम उसमें तिर संयोजी अशुद्धि मिला रहे हैं तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अर्धचालक के तीनों इलेक्ट्रॉन से बैलेंस बना लेंगे और एक जो स्थान होगा वो खाली रह जाएगा, जिसे कि हम कोटर कहते हैं। और जो पॉजिटिव होता है इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं और इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसी सेमीकंडक्टर से पंच संयोजी अशुद्धि मिला देंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, अर्थात इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। 1 नंबर में आ जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, तो आपको लिखना है कोटर। अगर ये इसी तरह आ गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। अब नेक्स्ट है पी एन डायोड का अग्र अभिनत। हमने पी एन डायोड बना रखा है, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है एक तरफ से इसमें पी टाइप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं और एक तरफ से एन टाइप की। जब इसमें इम्प्योरिटी मिला दी, जब इसमें पी एन संधि डायोड के पी टाइप क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन टाइप क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह संधि अग्र अभिनत कहलाती है और इस परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा बहती है और इसका हमने ग्राफ भी आपको बनाया है। दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा पी एन डायोड उत्क्रम अभिनति में। इसमें हम उल्टा करते हैं कि जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं तो वह संधि उत्क्रम अभिनत कहलाती है। और पी एन संधि जब उत्क्रम अभिनत होती है
तो बहुत ही क्षीण उत्क्रम धारा परिपथ में बहती है और इसका उत्क्रम ग्राफ हमने आपको चित्र के अनुसार दिखाया भी है। अब हम परिषदीय परीक्षा में पूछे गए अति लघुत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर जान लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वैद्युत धारिता का मात्रक है। इसमें ऑप्शन है वोल्ट, ओम, फैराड, हेनरी। तो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। दूसरा है कोबाल्ट तथा निकिल है। तो कोबाल्ट तथा निकिल लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ। निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होता है? पहला ऑप्शन है औरक तरंगे, दूसरा है दृश्य तरंगे, तीसरा है परावैंगनी तरंगे। तो इन सभी का वेग समान होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इन सभी का वेग समान होगा। नेक्स्ट है एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। तो धारा का वर्ग माध्य मूलमान यानी कि IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2, I0 यानी कि शिखर मान। नेक्स्ट है जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है वृत्ताकार, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। नेक्स्ट है किसी प्रत्यावर्ती धारा LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान होता है, तो इसका अधिकतम मान होता है +1। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे है? तो पहला है ध्वनि तरंगे, दूसरा है प्रकाश तरंगे, तीसरा ऑप्शन है इसका ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे होती है वो होती है यांत्रिक तरंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट है बीटा किरणें हैं, तो बीटा किरणें हैं इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है आवेशित ठोस गोलीय चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? तो आवेशित ठोस गोलीय चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का SI मात्रक बताइए। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। और इसके पश्चात नेक्स्ट है डेविसन जर्मर प्रयोगों से किस बात की पुष्टि होती है? इसे इस बात की पुष्टि होती है कि परमाणु की विविध ऊर्जा स्तर संभव है। आवर्त परमाणु विभिन्न ऊर्जा स्तर में रह सकता है और डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहकों के नाम। तो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं कोटर और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं लॉरेंज बल, घर्षण बल, श्यान बल, प्रत्यानयन बल। इसका आंसर है लॉरेंज बल। अभी प्रश्न नीचे रिपीट हो रखा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान तथा शिखर मान में संबंध। तो इसका आंसर है IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2। कई बार ये आ जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा के मीटर के पाठ्यांक तथा उसके शिखर मान, जो मीटर का पाठ्यांक होता है वो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं +4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो जो क्षमता का सूत्र होता है वो P बराबर P1 + P2 होता है। तो +4 और -2 बराबर हो जाएगा +2 डायोप्टर और F बराबर होता है 1/P। तो इसमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 0.5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सा गुणा करके इसका आंसर आ जाएगा +50 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा +50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के
किस क्षेत्र में पड़ती है? तो इसका आंसर है दृश्य क्षेत्र में। नेक्स्ट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताइए। तो इसका आंसर है 1/2 mv² मैक्स इक्वल टू h ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। नेक्स्ट प्रश्न है 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होगी? ये हमने पहले भी बताया था। इसका आंसर है 9 × 10⁻13 जूल। और नेक्स्ट प्रश्न है किस परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल शून्य हो जाता है? तो इसका आंसर है जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तब उस पर आरोपित बल शून्य होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रश्न है किसी परिपथ में प्रत्यावर्त धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो सॉल्व करके निकल जाएगा। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये भी हो जाएगा v = 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी तथा क्षमता क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता 0 होती है। नेक्स्ट है नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस प्रयोजन से किया जाता है? तो नाभिक के रिएक्टर होते हैं उसमें भारी जल का उपयोग उसमें मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रश्न है ये भी हीरा कांच तथा जल का अपवर्तनांक 1.5 2.0 तथा 1.33 है। इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसमें है जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास किस तरह से कम किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास नर्म लोहे की पत्तियों के क्रोट का प्रयोग करने पर भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रश्न है इसे भी आप कर लोगे आसानी से, बहुत ही इजी है। इसके पश्चात है अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने पर कम तथा ताप घटने पर अधिक होती है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी? तो यह है इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है 10 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 12 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो उसको भी आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा U = 7.2 × 10⁻⁻4 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? यानी कि यदि कोई न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इस पर लगने वाला बल 0 होता है। आंसर इसका सीधा हो जाएगा 0। नेक्स्ट है एक्स किरणों पर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? हमने पहले भी ऊपर जिक्र किया था। एक्स किरणें वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। वह न्यूनतम ऊर्जा नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक है, वो उसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव कितना होता है? तो जो आवेशित खोखला गोलाकार चालक है उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और उसका विभव नियत रहता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 36 में न्यूमेरिकल, इसको आप आसानी से कर लोगे, और 37 में भी न्यूमेरिकल है। अब है स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए बोर का क्वांटम प्रतिबंध। तो इसका उत्तर दे रखा हमने। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यानी क्या जी, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर जाए तो उनके बीच जो बल लगेगा वह पहले का 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें और लास्ट में आ जाएगा इसका औरक्त किरणें। नेक्स्ट प्रश्न है, समान वेग वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में से किसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम होगी? तो इसको भी आंसर में हमने लिखा है। नेक्स्ट है, भंवर धाराएं क्या है? तो जब किसी धातु को परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय प्रेरण से धातु के भीतर उत्पन्न धाराएं भंवर धाराएं कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न भी आप कर लोगे। और एक प्रश्न हमारा रिपीट हो रहा है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी व क्षमता बताइए। तो कांच की प्लेट की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है और क्षमता उसकी 0 होती है। और नेक्स्ट है, ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। तो अर्धचालकी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। तो अर्धचालक है हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा कार्बन। इसका आंसर सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज। तो इसका आंसर है चैडविक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, इसका वेबर। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें, गामा किरणें, औरक तरंगे, बीटा किरणें। इसका आंसर है गामा किरणें। और इसको हमने डेरिवेशन भी कर रखा है। श्रेणी क्रम में संयोजित C1 व C2 धारिता के 2 संधारित्रों की प्रभावी धारिता। तो इसका आंसर है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2।